हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी बर्जर्क मांगा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये पार्ट होगा तीसरा पार्ट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क यानी कि बर्जर्क मांगा के पहला आर्क का। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहां पे हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, फिर इस वीडियो पे वापस आना और ये पार्ट कंटिन्यू करना। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, स्टोरी में जाने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है फर्जी क्लोथिंग। फर्जी क्लोथिंग एक इंडियन बेस्ड एनिमे क्लोथिंग कंपनी है जिनका टी शर्ट मैंने अभी पहना है, जो कि आप अभी देख सकते हो। और इस टी शर्ट की स्पेशलिटी क्या है पता है? ये अंधेरे में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर फुटेज दिखा दूंगा, क्योंकि मैं रिसेंटली बाहर गया था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने ये टी शर्ट पहना हुआ था। सो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वाली मेरे जो पीछे भी जोरो की डिजाइन है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसी के साथ इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन अवेलेबल है, रिफ्लेक्टिव डिजाइन है। उसी के साथ एम्ब्रॉयडरी है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसी के साथ अगर आपको ये दोनों भी नहीं चाहिए तो नॉर्मल प्रिंट्स भी आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी करंटली इनकी समर कलेक्शन और समर सेल चालू है, तो जल्दी से इनकी वेबसाइट जाके चेकआउट करो क्योंकि बहुत अमेजिंग डिजाइन है। अगर आपको साइज फिट नहीं हो रही, आपको एक्सचेंज करना है, तो वो भी सब आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। इजीली अवेलेबल है, अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो उनको जाके। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस फर्जी क्लोथिंग एंड सपोर्ट आवर इंडियन एनिमे क्लोथिंग ब्रांड, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज है। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो और स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने लास्ट टाइम स्टोरी छोड़ी थी। यानी कि काउंट ने अभी गट्स को उठा के एक पिलर पे जोर से पटक दिया है और गट्स अभी उसके वजह से बहुत वीक हो चुका है। उसके शरीर में अभी बिल्कुल भी ताकत बची नहीं है, जिसके वजह से वो उठ के काउंट से वापस से फाइट कर सके। सो अभी काउंट उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको फाइनल ब्लो देके खत्म करने के लिए। और उसकी तरफ चलते वक्त काउंट बोलने लगता है कि ह्यूमंस की बॉडी बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत वीक होती है। देखो, मैंने तुझे बस उठा के एक दो जगह पे पटक दिया और तू मरने को भी आ गया। कितनी वीक बॉडी है तुम्हारी। और उसी कन्वर्सेशन के बीच में अचानक पक आ जाता है और काउंट को बोलता है कि एक्चुअली ह्यूमन की बॉडी फ्रेजाइल नहीं, बल्कि तेरी बॉडी फ्रेजाइल है, तेरा माइंड फ्रेजाइल है, क्योंकि तूने एपोस्टल्स की हेल्प लेकर अपना बदला लिया है और एपोस्टल्स की बॉडी के नीचे तू एक वीक इंसान दबा हुआ है। तो तू है वीक, ना कि कोई इंसान या फिर गट्स। और ये जब पक काउंट को बोल रहा होता है तो अचानक से काउंट को कुछ गिरने की आवाज आ जाती है। और जब काउंट उस आवाज की तरफ देखता है तब उसे पता लगता है कि गट्स के पॉकेट से बहरिट नीचे गिर चुका है। तो उसको सारी अभी लिंक और कनेक्शंस लगने लगते हैं कि अरे हाँ भाई, 7 साल पहले तो वारगास भी गायब हुआ था मेरे कैसल से, यानी कि उसने ही चोरी करके ये गट्स को दिया होगा और गट्स अभी ये जेब में लेके यहाँ पे आया होगा मुझसे फाइट करने के लिए। और फिर वो चीज देख के काउंट गट्स के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है और फिर वो चलने लगता है वो बहरिट लेने के लिए। लेकिन उसी वक्त पक क्या करता है, वहां पे जाता है, अपने हाथ और मुंह से वो बहरिट उठाता है और भागने लगता है। और फिर उनका टॉम एंड जेरी का शो वहां पे शुरू हो जाता है, जो कि मतलब काउंट उसके पीछे लगा हुआ होता है वो बहरिट लेने के लिए और पक उन पिलर्स के बीच में से भाग रहा होता है। और इनकी पकड़म पकड़ाई चालू होते वक्त ही बीच में ही वहां पे थेरेशिया आ जाती है, जो कि फाइनली 7 साल बाद अपने रूम से बाहर निकल पड़ी है, जो कि देख के वो बहुत डर जाती है। फिर काउंट भी टेरेशिया को वहां पे नोटिस कर देता है और मन में बोलने लगता है कि भाई, ऑलरेडी मेरी बेटी इतना मुझसे हेट कर रही थी, अभी ये मेरा एपोस्टल का फॉर्म देख के तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगेगी। और इस गुस्से में आकर वो वापस से बहरिट लेने के लिए पक के पीछे लगने लगता है। और जैसे ही वो पक को पकड़ने के लिए जाने वाला होता है, उसी मूवमेंट में पक की जान बचाई जाती है बाय गट्स बाय थ्रोइंग सम नाइफ्स ऑनटू काउंट। गट्स कुछ चाकू लेके काउंट की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से पक की जान वहां पे थोड़ी देर के लिए बच जाती है। दूसरी साइड पे थेरेशिया वो देख के डर के एक पिलर के पीछे जाके छुप जाती है। और अगेन हमें दिखता है कि गट्स कैसे वैसे करके वापस से अपनी तलवार का सहारा लेके उठ चुका है और अपनी तलवार लेके उस पे वापस से अटैक करने के लिए, काउंट पे वापस से अटैक करने के लिए जाने वाला है। बट एज वी ऑलरेडी नो, गट्स इज ऑलरेडी वेरी वीक बाय फाइटिंग हिम सो मेनी टाइम्स। तो उसकी वजह से काउंट उसको उठा के वापस से जोर से दूसरी तरफ फेंक देता है, जो कि जाके वापस से एक पिलर पे पटक जाता है। और अभी काउंट
बोलता है कि ये बहरेट रहने दो, पहले मैं इसको खत्म करता हूँ। तो उसकी तरफ वो वापस से बढ़ने लगता है। तब अचानक से गट्स एक पिलर के पीछे से थेरेशिया को लेकर अपने सामने पकड़ता है, जिसके वजह से अभी काउंट अपना फाइनल ब्लो देने के लिए, अपना फाइनल गट्स को खत्म करने के लिए जो अटैक करने वाला था वो मारने के लिए हेजिटेट होने लगता है। और इस हिचकिचाहट का फायदा लेके गट्स फाइनली अपने हाथ से एक कैनन बॉल निकाल के उसके मुंह पे मारता है। तो उसकी वजह से उसको मोमेंटरीली कुछ दिखना बंद हो जाता है, कुछ टेम्पररीली, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए। लेकिन उसी टाइम का फायदा लेके गट्स तुरंत ही अपने तलवार की तरफ जाता है और अपनी तलवार हाथ से उठाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसको पता लगता है कि उसकी उंगलियां पूरी तरह से टूट चुकी है, वो पूरी चकनाचूर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अभी अपनी तलवार क्या एक फेविकॉल की बोतल भी नहीं उठा सकता। लेकिन ये चीज गट्स को वहां पे अटैक करने से रोकती नहीं है। इंस्टेड व्हाट ही डज इज ज़ोरो स्टाइल। दोनों हाथ का फायदा ना होने के कारण वो अपनी इतनी बड़ी ब्लैक स्वॉर्ड अपने मुंह से उठाता है और काउंट के मुंह की तरफ छलांग लगाता है और फाइनली उसकी गर्दन काट देता है। और फाइनली यहाँ पे हमें दिख जाता है कि काउंट अभी खत्म हो गया है। मतलब अभी वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी गर्दन अभी कट चुकी है, जैसे कि जोडार के साथ हुआ था। एक बार गर्दन कट हो गई मतलब वो वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे होते हुए हमें दिखती है। और अभी उसका शरीर और गर्दन के दो टुकड़े होने के बाद गट्स उठ के अपना एक चाकू निकाल के उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी गर्दन अपने हाथ में लेके उसके फेस पे जोर जोर से मारने लगता है। फिर वो मारने के बाद वहां पे थेरेशिया और पग बैठ के वो सब चीज देख रही होती है और थेरेशिया वो चीज देख के बहुत डर जाती है और गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। इट डजंट मैटर फॉर हर इफ ही इज अ मॉन्स्टर और नॉट, आफ्टर ऑल ही इज हर फादर। और थेरेशिया की वो हालत देख के पग तुरंत जाके गट्स के बीच में आता है और बोलता है प्लीज तुझे मारना है मार इसको, लेकिन अभी मत, थेरेशिया के सामने मत ये सब चीज कर, क्योंकि उसको बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज स्टॉप दिस। और ये सुन के गट्स वो चाकू उसके मुंह पे जो मार रहा होता है वो चाकू लेके पग के गर्दन पे लगा देता है और बोलता है तू यहां से निकल, क्योंकि अभी मैं इसको मारने ही वाला हूं, उसके सामने ही मारने वाला हूं। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुझे भी मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तुझे जिंदा रहना है तो पीछे जा और पीछे जाके ये सब चीज चुपचाप देखते रहे। और उसके आंखों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देख के पग तुरंत ही पीछे जाके खड़ा हो जाता है और आगे गट्स अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। उसका मुंह हाथ में लेके उसके मुंह पे चाकू मारते रहता है और थेरेशिया को बोलता है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग ए बॉडी दैट डज नॉट डाई। एंड ही कंटिन्यूज स्टैबिंग हिज फेस मल्टीपल टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल द डैगर ब्रेक्स इटसेल्फ। जब तक चाकू टूट नहीं जाता तब तक वो उसको मारते रहता है और फाइनली जब चाकू टूट जाता है वो साइड में बैठ के जोर जोर से हंसने लगता है। जो सब चीज डरे हुए थेरेशिया और पग दोनों साइड में बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन ये गट्स ने गुस्से में आके जो चीज कर दी है वो आगे जाके अभी कुछ पैनल्स में गट्स को जाके बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि गट्स ने मल्टीपल टाइम्स काउंट के मुंह पे जो चाकू मारा, जिसकी वजह से उसके मुंह से जो खून आया है वो गिरते और बहते बहते बहरेट की तरफ जाके टच हो जाता है उसको। और जैसे ही वो टच होता है काउंट की इंटरनल जो आत्मा होती है वो बहरेट को बोलने लगती है कि आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव। ये चीज वापस से काउंट दोहरा रहा होता है अपने मन के अंदर। तो ये चीज बहरेट सुन लेता है और बहरेट के सरफेस पे जो भी फेशियल फीचर्स होते हैं, यानी कि आंख, नाक और मुंह जो कि वियर्डली अरेंज्ड होते हैं पहले, वो अचानक से अपने राइट प्लेसमेंट में आ जाते हैं और एक ह्यूमन फेस जैसे दिखने लगते हैं और उसकी आंखें खुल के उसके आंखों से खून आने लगता है। और उसी वक्त तुरंत ही मिली सेकेंड्स में वो सारे के सारे लोग, यानी कि काउंट, पग और थेरेशिया, तीनों एक अजीब से डिमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं थैंक्स टू द पावर ऑफ बहरेट एंड काउंट्स ब्लड। गट्स, पग और थेरेशिया तीनों के तीनों लोग आसपास देखने लगते हैं कि अरे भाई ये कहाँ पे आ गए हम। और वो डिमेंशन कुछ ऐसे दिखने वाला होता है जिसमें अजीब अजीब तरह से अजीब अजीब एंगल्स पे सीढ़ियां होती है जिस पे आप बेसिकली चढ़ ही नहीं सकते। और अचानक से वो काउंट वहां पे, मतलब उसकी जो टूटी हुई गर्दन है वो बोलने लगती है कि द ग्रेट वंस आर कमिंग। द ग्रेट वंस आर कमिंग मतलब क्या, कौन आ रहा है वहां पे? ये सवाल तीनों के मन में आने लगता है और वहां पे एक अजीब सी आवाज आने लगती है। उस अजीब सी आवाज की तरफ वो तीनों के तीनों अपनी नजर फहराते हैं और फिर वहां पे उन्हें दिखता है वो है गॉड हैंड। गॉड हैंड यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था 5 डीमंस का ग्रुप जो सबसे पावरफुल माना जाता है, द ग्रेट वंस। और इसी के बारे में काउंट बात कर रहा था, द ग्रेट वंस आर कमिंग।
नेक्स्ट सीन में हमें असली डिमेंशन में लिया जाता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि कैसल के ऊपर जहाँ पर ये जो सारी फाइट हुई थी उसके ऊपर बहुत सारे काले बादल मंडरा रहे हैं और एक काइंड ऑफ टॉर्नेडो ऊपर आसमान में तैयार हो रहा है। फिर वापस से हमारा सीन इस मिस्टीरियस डिमेंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें 5 के 5 गॉड हैंड का अपीयरेंस दिख जाता है और उनके क्लियर पिक्चर्स और नाम हमें पता लग जाते हैं। गट्स नीचे बैठ के उन सारे गॉड हैंड की तरफ घूर रहा होता है और उन गॉड हैंड में से एक पर्टिकुलर गॉड हैंड पे गट्स का फोकस जमा हुआ होता है और उसकी तरफ देख के गट्स का फेस एकदम अचानक से चेंज हो जाता है और वो गुस्से में आके जोर से चिल्लाता है, ग्रिफिथ। अभी गट्स जिसकी तरफ देख के ग्रिफिथ चिल्लाता है वो एक काइंड ऑफ ह्यूमन, फैल्कॉन और एक बैट का मिक्सचर दिख रहा होता है। और फिर आगे जाके ऐसा पता लगता है कि ग्रिफिथ जिसकी तरफ देख के उसने बुलाया है वो भी एक्चुअली गट्स को पहचानता है। फिर वहां पे काउंट की टूटी हुई जो गर्दन होती है वो सारे गॉड हैंड को बोलने लगती है कि इसने ऑलमोस्ट अभी मुझे मार डाला है, मेरे पास कुछ थोड़ा सा ही टाइम बचा है, प्लीज मेरी जान बचा लो। आप भी अपोस्टल्स हो, आप भी मॉन्स्टर्स हो, मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, और पहले इस गट्स को खत्म कर दो, इस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को खत्म कर दो, इसने ही मेरी पूरी वाट लगा दी है। लेकिन उन गॉड हैंड में से एक गॉड हैंड जिसका नाम वॉइड बताया जाता है वो ये चीज रिफ्यूज कर देता है और उसको बोलता है ये मैं चीज नहीं कर सकता, और वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि गट्स तेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। गट्स ने अपने पास में कितने भी मॉन्स्टर्स को या फिर अपोस्टल्स को मारा होगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अभी इस सिचुएशन में, अभी इस सिनेरियो में मेरे लिए इसमें क्या रखा है वो मैं देखूंगा। सो उसको मैं क्यों मार डालूं जबकि मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और उस पे जाके वो जो ग्रिफिथ बंदा था वो बोलता है कि गट्स की एग्जिस्टेंस तो बहुत नीचे है हमारे, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम तो बहुत ऊपर है। और ये बात सुन के गट्स और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार लेके उसका सहारा लेके कैसे वैसे करके खड़ा होके उस सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और ग्रिफिथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये चीज देख के बाकी के 4 जो गॉड हैंड के मेंबर होते हैं एक्सेप्ट ग्रिफिथ, वो बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इसके बॉडी पे अभी इतना डैमेज है, इसने इतनी फाइट्स की है, फिर भी इसके अंदर अभी एनर्जी है, इसके अंदर अभी भी ताकत है कि वो खड़ा होके अब एक अपोस्टल पे, एक अपोस्टल भी नहीं, एक गॉड हैंड पे अटैक करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि गट्स जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि फेम्टो की जो यहाँ पे अभी पोजीशन है वो मेरे वजह से है, मेरे सैक्रिफाइस की वजह से तू अभी यहाँ पे खड़ा है। और फिर आगे जाके पता चलता है कि फेम्टो यानी कि वही इंसान जिसको गट्स ने ग्रिफिथ करके बुलाया था। अभी फेम्टो या फिर स्लैश ग्रिफिथ कौन है और वो गट्स को कैसे जानता है, गट्स और उसका पास्ट क्या है, उनके रिलेशंस क्या है, वो अभी कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक बात यहाँ पे फेम्टो रिवील कर देता है कि गट्स के गर्दन पे जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है वो मैंने ही लगाया है। फेम्टो आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि उस ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का काम यह है कि उसके पास में अगर कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग या फिर कोई भी अपोस्टल आया तो वो ब्लीड करने लगता है। अगर वीक लेवल का अपोस्टल है तो उसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स में खून आने लगता है, लेकिन अगर कोई बहुत ही पावरफुल अपोस्टल लाइक अ गॉड हैंड उसके सामने खड़ा है तो उसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और वही वहां पे होता हुआ हमें दिखता है क्योंकि वो अभी 5 गॉड हैंड के प्रेजेंस में होता है, उसके वजह से उसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और फाइनली गट्स कैसे वैसे करके फेम्टो के पास आके अपनी तलवार उठा के फाइनल एक ब्लो देने के लिए जाता है, लेकिन उसकी तलवार उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही गट्स को वो किसी टेलीपैथिक एबिलिटी से वहां से उड़ा देता है और दूर फेंक देता है। और ये सब गट्स का डिटर्मिनेशन और उसकी एनर्जी लेवल देख के सारे अपोस्टल्स और गॉड हैंड इंप्रेस हो जाते हैं। और उनमें से एक गॉड हैंड ऐसा भी बोलता है कि काश ये बंदा हमारे में से होता तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज ब्रांडेड। फिर नेक्स्ट सीन में उन गॉड हैंड में से एक गॉड हैंड यानी कि जिसका नाम वॉइड बताया गया था वो बोलता है कि भाई तुम्हारे जो लफड़े हैं, तुम्हारे जो हिस्ट्री है वो साइड में रहने दो, हम यहाँ पे जिस चीज के लिए आए हैं वो पहले कंप्लीट करते हैं। यानी कि हमें समॉन बेहरिट द्वारा किया गया था बाय काउंट। सो काउंट की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम यहाँ पे अभी आए हैं। तो काउंट को वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है जो हम अभी पूरी कर सकते हैं। तो काउंट बोलता है कि पहली तो बात मुझे जिंदा रहना है और मुझे और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। फिर उस पे जाके गॉड हैंड बोलते हैं कि तू स्ट्रांग तो हो सकता है लेकिन तेरे को उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा।
और तू बोलेगा कि एज अ सैक्रिफाइस गट्स को मार डालो और मुझे पावरफुल बना दो, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज कुछ तो सैक्रिफाइस के लिए चाहिए जो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ऐसी क्या चीज है मेरी जिंदगी में जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब फेम्टो उसकी लड़की की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि तेरेशिया की तरफ पॉइंट करता है और बताता है उस लड़की को तुझे सैक्रिफाइस करना होगा अगर तुझे पावरफुल बनना है तो। और ये बोल के वो आगे बोलता है जस्ट लाइक यू डिड लास्ट टाइम। अभी ये चीज सुन के तेरेशिया और पक दोनों भी कंफ्यूज हो जाता है। जस्ट लाइक यू डिड लास्ट टाइम, इसका मतलब क्या? इसने किसको सैक्रिफाइस किया था लास्ट टाइम जिसके वजह से इसको अपोस्टल्स की पावर्स मिली थी? अभी गॉड हैंड तो निकले सब बहुत सभ्य इंसान, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो आसमान में एक स्पेस टाइम का होल क्रिएट कर देते हैं, जिसके मदद से 7 साल पहले क्या हुआ था, उसको किस तरह से काउंट को पावर्स मिली थी वो दिखने लगता है। जिसके अंदर हमें दिखता है कि 7 साल पहले काउंट हेरेटिक्स हंटिंग सेशंस पे रेगुलरली जाता रहता था, और एक दिन ऐसे ही हेरेटिक्स हंटिंग सेशन से वापस आने के बाद उसको घर में एक अजीब सी चीज दिखती है, और वो चीज ये होती है कि उसके सारे नजदीकी मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ आर इन्वॉल्व इन सम वियर्ड रिचुअल्स, जो कि हेरेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। और वो देख के काउंट बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो गांव के बाहर जाके इतनी मेहनत करके सारे हेरेटिक्स को खत्म कर रहा होता है, और उसके घर में ही वो रिचुअल्स चालू होते हैं, उसके कासल के अंदर वो सब चीजें चालू होती है। तो वो देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और एक अपनी गुस्से में तलवार निकाल के सबको एक एक को मारने लगता है, और सारे लोगों को, अपने पहचान वाले लोगों को वहां पे मार डालता है। उनकी डेड बॉडीज आसपास फैली हुई होती है, एक्सेप्ट हिज वाइफ। अभी उसको वाइफ को भी मारना होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती, क्योंकि ही बेसिकली लव्स हर। और उस 7 साल पहले उसके पास ऑलरेडी बहरेट होता है, तो उसके डिस्पेयर की वजह से, उसके दुख के वजह से, उसके गुस्से के वजह से वो बहरेट अचानक से वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। ये सब चीज 7 साल पहले हो रही है, याद रखना। तो वहां पे वो बहरेट एक्टिवेट होके वापस से वहां पे 7 साल पहले गॉड हैंड्स आ जाते हैं। अभी उस 7 साल पहले जो सीन दिखाया जाता है गॉड हैंड वाला, उसमें एक चीज कम होती है, वो है फेम्टो का प्रेजेंस। वहां पे गॉड हैंड में बस 4 मेंबर्स हमें दिखाई देती है, और वहां पे वो गॉड हैंड आके उसकी वाइफ को, जिसको वो मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सकता था, उसको वो एज अ सैक्रिफाइस लेके अपने काउंट को एक अपोस्टल की बॉडी दान करते हैं। उसी के साथ उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग अपोस्टल्स की पावर्स भी आ जाती है, और ऐसा दिख जाता है कि थेरेशिया की माँ यानी कि काउंट की वाइफ जो एज अ सैक्रिफाइस गई थी, उसको जिंदा खाया जाता है। सो बेसिकली द काउंट गॉट अपोस्टल बॉडी इन एक्सचेंज फॉर द लाइफ ऑफ हिज वाइफ। और अभी जो स्पेस टाइम होल क्रिएट हुआ था वो क्लोज हो जाता है, और हमारा सीन वापस से इस डिमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। और फिर वॉइड आसमान में एक बड़ा वाला आग का ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस बनाता है, और काउंट को बोलता है कि जल्दी से जल्दी डिसाइड करो कि तुझे थेरेशिया को सैक्रिफाइस करना है कि नहीं। अगर नहीं करना है तो तेरी जान यहाँ पे जाने वाली है। तेरे पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर यू सैक्रिफाइस थेरेशिया और योरसेल्फ। दूसरी साइड पे हमें दिखता है कि गट्स पक को धीरे धीरे आवाज में बोल रहा होता है कि मेरी जो उंगलियां टूटी हुई है उनको जल्दी से तेरी पावर्स की मदद से हील कर दे। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और अगले चैप्टर की शुरुआत एक अजीब से सीन से होती है, जहाँ पर एक वॉर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वाइट बाल वाला लड़का खड़ा होता है बहुत सारे डेड बॉडीज के बीच में, और वहां पे वो गट्स को पुकारता है उस वॉर के अंदर। और गट्स बहुत सारे डेड बॉडीज के नीचे से उभर के आता है, जहां पे हमें दिखता है कि गट्स की उस सीन में दोनों आंखें और दोनों हाथ और दोनों पैर सही सलामत होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सीन कुछ गट्स के पास्ट में से है। फिर उसके ऊपर जाके वो वाइट बाल वाला आदमी बोलता है कि लोगों का जो नसीब है वो अनचेंजेबल है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, और आई वंडर कि मेरी जगह यहाँ पे इस दुनिया में कहाँ पे है। और ऐसा बोलने के बाद गट्स उसकी तरफ हंसते हुए देखता है, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखता है कि उस व्हाइट हेयर्ड आदमी के पीछे से फेम्टो की इमेज आ रही है। यानी कि यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि गट्स और फेम्टो / ग्रिफिथ पहले कुछ साल पहले कंपेनियंस थे, और ये ग्रिफिथ ही आगे जाके फेम्टो बनता है।
अभी सीन वापस से इस डिमेंशन में शिफ्ट होता है जहां पे हमें दिखता है कि जो वॉइड है वो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस धीरे धीरे थेरेशिया की तरफ लेके जा रहा है और काउंट को बोल रहा है कि जल्दी से बोल, तेरा बस एक मुंह से शब्द आने दे कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ इसको सैक्रिफाइस करने के लिए और मैं तुरंत ही इसको लेके जाऊंगा और तुझे जिंदा करके वापस से पावरफुल बना दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिख रहा होता है कि गट्स पक को बोल रहा होता है कि मेरी उंगलियों को जल्दी से हील कर दे। और नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखता है कि फेम तो दूर पे कुछ देख रहा होता है और हमें दिखता है कि वो चीज एक्चुअली बहुत सारे मरे हुए लोगों के सोल्स है, वो घूमते हुए धीरे धीरे थेरेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और काउंट का यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है उसका डिसीजन लेने के लिए। और जैसे जैसे वो सोल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, फाइनली काउंट अपना डिसीजन ले लेता है और बोलता है कि मुझे थेरेशिया को सैक्रिफाइस नहीं करना है। और अभी जो सारे सोल्स थेरेशिया की तरफ बढ़ रहे थे वो इंस्टेड थेरेशिया की तरफ जाने के वजह अभी काउंट की तरफ आने लगते हैं और काउंट की तरफ आके वो एक एक करके उसको उसकी बॉडी को निचोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके ले जाते हैं और उसको वहां पे ही खत्म कर देते हैं। ये चीज देख के थेरेशिया, पक और गट्स तीनों ही बहुत डरे हुए होते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और गट्स उन सोल्स में एक चीज नोटिस करता है, वो है वारगास की बॉडी। उसको उस भीड़ के अंदर वारगास का सोल दिख जाता है। इन सोल्स की भीड़ में से कुछ सोल्स गट्स की तरफ भी बढ़ के उसको उठाने लगते हैं और उसी वक्त गट्स अपना बजूका रिलोड करके उनकी तरफ मार देता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से गट्स छूट के वापस से नीचे आके गिर जाता है। अभी ये सब चीज क्लियर होने के बाद गॉड हैंड को जिस काम के लिए वहां पे बुलाया गया था वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गॉड हैंड वापस से उस डिमेंशन से निकल जाता है और अपने पक, थेरेशिया और गट्स वापस से उनके रियल अर्थ वाले डिमेंशन में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि कासल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है और अभी थेरेशिया की हालत देखते हुए पक थेरेशिया की तरफ बढ़ के उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। तब थेरेशिया बोलने लगती है कि मुझे मरना है, आई डोंट वांट टू लिव। तो ये बात सुन के गट्स बोलने लगता है कि वहां पे चाकू पड़ा है तो उठा ले और अपनी नस काट ले और मर जा। इतना ही तुझे मरने का शौक है तो जल्दी से मर जा, क्यों जिंदा है अभी तक। और ये बात सुन के पक बहुत गुस्सा हो जाता है कि बोलता है भाई कैसा इंसान है तू, यहाँ पे उसके बाप की मौत हुई है उसकी आंखों के सामने अभी, वो भी बहुत भयानक तरीके से, उसकी वजह से ये लड़की ऐसे बात कर रही है और तू बोल रहा है डायरेक्टली नस काट दे और मर जा। और पक वापस से थेरेशिया को समझाने के लिए जाने वाला होता है, तभी पक को दिखता है कि थेरेशिया ने ऑलरेडी चाकू उठा के अपने नस पे लगा लिया है और वो काटने ही वाली होती है। लेकिन उसी वक्त उसके नीचे की जो फ्लोरिंग होती है वो टूट के थेरेशिया नीचे गिरने लगती है। लेकिन उसी वक्त गट्स अपनी तलवार लेके उसके बीच में डालता है और थेरेशिया उस तलवार को पकड़ के लटकने लगती है और उसकी वहां पे जान बच जाती है। गट्स तुरंत ही अपनी तलवार ऊपर लेके स्विंग करके उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। गट्स अपनी हाथ की तरफ देखने लगता है और उसको विश्वास नहीं होता कि मैंने आज किसी की एक्चुअली में जान बचा दी। मेरे जैसे कोल्ड ब्लडेड इंसान ने आज किसी इंसान की जान बचा ली। उसी वक्त थेरेशिया गुस्से में खड़ी होके गट्स की तरफ बढ़ने लगती है और गट्स को बोलने लगती है कि तेरे वजह से सब कुछ हुआ है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, मेरे पापा अच्छे से किंगडम चला रहे थे और बस तू आने के वजह से ये अभी हमारी हालत है, ये किंगडम की हालत हो गई और मेरी भी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई विल किल यू इन द फ्यूचर। गट्स ये बात सुन के साइड में जाता है, वहां पे जो बैरेट पड़ा हुआ होता है वो अपने जेब में डालता है, अपना क्लॉक वापस से अपने शरीर पे लेता है और चलने लगता है और थेरेशिया की तरफ जाते वक्त मुड़ के बोलता है कि आई एम रेडी व्हेनेवर यू आर। गट्स अपना एक टूटा हुआ पैर लेके तलवार का सहारा लेके धीरे धीरे कासल से बाहर निकलने लगता है और पक ये सब सीन साइड में खड़े होके देख रहा होता है और ये देख के गट्स की तरफ पक तुरंत ही बढ़ जाता है उसको समझाने के लिए। और जैसे ही पक गट्स के सामने आ जाता है उसको दिखता है कि गट्स रो रहा है। वो इंसान जो कि हमेशा एक डिटरमाइंड और फ्यूरियस फेस लेके हर जगह घूम रहा होता है वो आज रोने लगा है। वो चीज देख के पक अपने शब्द सारे खो देता है और कुछ बोलने के अलावा पक और गट्स दोनों साइड बाय साइड उस कासल के बाहर निकल जाते हैं और यहीं पे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क खत्म हो जाता है। अगला आर्क हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क हमारा कुछ 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। सो होपफुली नेक्स्ट आर्क जो कि थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो उसके लिए कुछ 5 से 6 वीडियोस प्रोबेबली लग सकती है।
तो वो भी शायद से हम अच्छी तरह से कंप्लीट इसी तरह से इसी स्पीड में कंप्लीट कर दे। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस आर्क के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड ऑल्सो चेक आउट furbyclothing.co। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे YouTube चैनल को, बिकॉज आई make anime and manga related content on daily basis. So if you enjoyed this video, make sure to like, and that's it, and I will see you in the next one. Sayonara.